तो क्या सही मायने में फाइनली रियल मैड्रिड फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट प्लेस पे आ चुकी है? अगर हम बेलिंगम की रेस की बात करें, क्या सही में एक्चुअली में किलियन एम्बापे जिस तरीके से यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि उन्होंने सारी स्टेजेस को खेल लिया है पीएसजी की जर्सी में, सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है ट्रॉफी उठाना। ये पॉसिबल है? और क्या एक्चुअली में गावी और बार्सिलोना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका फायदा एक बड़ा यूरोपियन क्लब उठा सकता है? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है वो आती है यहाँ पर बेलिंगम को लेके। अब देखो, तुम अगर इस फुटबॉल डेली एपिसोड के अगर रेगुलर व्यूअर हो तो तुमको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो डिसीजन है वो इमिनेंट है और 9 अप्रैल के आसपास हमको बहुत सारी चीजें अंदर की पता चलने वाली है। और ऐसे में हमको पता भी चल रहा है, ऑफ कोर्स जो डिसीजन है वो ऐसा तो है नहीं कि बेलिंगम अपनी पोस्ट पर डाल देगा, है ना। लेकिन यहां पर भाई अब जो अंदर की खबरें निकल के आ रही है, सबसे पहले तो ये था कि देखो, लिवरपूल ने बहुत लेंदी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया है कि हम यहां पर इस रेस से बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद यहां पर जो क्लब्स बचते हैं वो है पीएसजी, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड लेटेस्ट एंट्री है, उसके बाद रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी। ये 2 क्लब बहुत पहले से हैं। अब यहां पर बताया गया है कि अगर हम बाइल्ड की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने ये चीज मानी है कि बेलिंगम एक्चुअली में यहां पर पीएसजी, चेल्सी जैसे क्लब्स में नहीं बिलीव करता, उनको सोललेस और या फिर एक्चुअली में किसी प्रोजेक्ट के बिना का मानता है। क्या ये चीज सही है? अब देखो, कायदे से ये चीज पीएसजी के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि वहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं और वो सोललेस है। सोललेस मतलब लेगेसी नहीं है क्लब की, मतलब वो भी थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है क्योंकि अगेन समझ रहे हो ना तुम, आप इतना नहीं कह सकते। बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर, उसने मैनचेस्टर सिटी का भी नाम यहाँ पर मेंशन किया है, ये इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। अब हाल ही में अगर हम बात करें तो देखो, मैनचेस्टर सिटी को हमेशा ट्रोल किया जाता है उनके फैन बेसिस वगैरह 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 के लिए, लेकिन अगर आप उनके प्रोजेक्ट की बात करोगे तो वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है कि उन्होंने अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर को खींच लिया था। अब इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो पेप गार्डियोला की बदौलत भी बहुत बड़ा है, या फिर हम किसी और प्लेयर की बात करें, या फिर उनके खुद सिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना इतना सटीक है। लेकिन ये भी सब्जेक्टिव है कि यहाँ पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि बेलिंगम के लिए अब शायद से रियल मैड्रिड सबसे ऊपर है। इसी के रिगार्डिंग अगर हम अंडरग्राउंड रिपोर्टर्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज कंफर्म करी है कि पेरेज अपना पहला ऑफर देने के लिए भी तैयार है, जो कि लेटेस्ट यहाँ पर 150 मिलियन डायरेक्ट नहीं होगा, 100 मिलियन होगा अपफ्रंट, जिसमें 50 मिलियन ऑब्जेक्टिव्स में पे कर सकते हैं। और रियल मैड्रिड इस समय नंबर 1 पोजीशन पे फर्म खड़ी हुई है। देखो, मेरे को भी कॉन्फिडेंट अब फील हो रहा है अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें, जिस तरीके से पढ़ रहा हूं मैं, हो सकता है। लेकिन इसी के साथ बात करें अब थोड़ी सी मुक्का मुक्की की, तो हमारे सनी पाजी यानी कि सनी दियोल भाई ने कल परसों मैच के बाद लेरोय साने के थपड़ा दिया। देखो भाई, बार बार कह रहा हूं कि यार देखो, मुक्का मारना एक चीज है और तेज से मारना 2 चीज है, ठीक है। तो दूसरा वाला हो गया वो थोड़ा दिक्कत की बात है। ये जो नीचे वाला होट है वो लेरोय साने के थोड़े से इसमें दिक्कत हो चुकी है, तो वो अब लिप किस वगैरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, सबसे पहले तो ये था कि भाई बायर्न का जो ड्रेसिंग रूम है वो माने के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि एक्चुअली में ड्रेसिंग रूम में इस लड़ाई के बाद साने बस के साथ गए थे टीम की, वहीं माने दूसरी तरीके से गए थे, मतलब सेपरेट टीम के साथ नहीं थे, वो कहीं और किसी और के साथ ही गए थे। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि एक्चुअली में ड्रेसिंग रूम इस समय माने को पनिश होते हुए देखना चाहते हैं, बल्कि एक्चुअली में कुछ प्लेयर तो यहाँ पर माने को टीम में ही नहीं देखना चाहते, वो बायर्न में। देखो, ये चीज तो माननी पड़ेगी कि माने कभी सेटल हुआ ही नहीं है बायर्न में। अब इसके बाद यहां पर ये आ रहा है कि जब माने अब ट्रेनिंग में आएंगे तो ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि माने सबके सामने अपोलोजाइज करेंगे साने को, और अपने जो एक्शंस है उसको यहां पर उसके लिए अपोलोजाइज करेंगे कि भैया हमसे हो गई गलती। साने को भी करना पड़ेगा और टीम को भी अलग से अपोलोजाइज करना पड़ेगा। लेकिन बायर्न का जो अभी भी डिसीजन है वो यहां पर नहीं बना है कि भैया आप फाइन लगाओगे, आप इसको सस्पेंड करोगे, या फिर आप एक्चुअली में इसको बाहर ही निकाल दोगे। आने वाले ट्रांसफर मार्केट में भैया बायर्न के पास बहुत बड़े डिसीजन लेने को, क्योंकि सही बात बताऊं तो पिछले 2-3 ट्रांसफर विंडो इनकी कोई खास अच्छी गई नहीं है, और उसके ऊपर भी जो नागलसमैन और टूकल का है ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। खैर, मेरे को आज भी याद है टूकल और लुकाकू की फाइट हुई थी, और टूकल इस मामले में तो बहुत सही है, लेकिन ऐसी फाइट पहले ही 1 महीने में ये टूकल के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो इसको यहां पर कैसे ठीक करता है। और गेस कर सकते हो शायद से कि तुम सादियो माने को आने वाले मैच में तो स्टार्टिंग 11 में नहीं देखोगे, एटलीस्ट शायद से सिटी के अगेंस्ट।
हु नोज। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी अल नसर की। तो भाई एक तो इतना टाइम लग गया मेरे को सऊदी की लोकल रिपोर्ट्स को निकालने में, लेकिन सऊदी गजेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर लोकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये कंफर्म कर दिया कि भाई रूडी गार्सिया को सैक तो किया गया है एक हद तक, मतलब जो ऊपर के माई बाप हैं अल नसर के, उन्होंने यहां पर ये मान लिया है कि हम इसको जाने देंगे, लेकिन अब वो यहां पर एक हफ्ते का यानी कि अगले मैच तक का टाइम दे सकते हैं ये देखने के लिए कि भैया क्या रूडी गार्सिया जो प्रूफ करना चाहता है वो अटैकिंग। देखो इस समय बताया गया है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऊपर की मीटिंग हुई है ना, उसमें एक वर्ड यानी कि अटैकिंग फुटबॉल का बहुत बार यूज किया गया है। और ऐसे में तुम ऑफ कोर्स देखो, मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि जो पोटेंशियल है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं और अटैकिंग फुटबॉल दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट और सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ऐसे में एक मौका और दिया जा सकता है, जा रहा है, दे दिया गया है, ये नहीं कह रहा, दिया जा सकता है, क्योंकि असल में बात यह है कि अल नसर के पास अभी कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। जोसे मोरिनो का नाम है, द ड्रीम ऑफ जोसे मोरिनो, बट एक्चुअली में जोसे मोरिनो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं वो बहुत मुश्किल की बात। और दूसरी चीज ये है कि जोसे मोरिनो का जो भी होगा वो समर ट्रांसफर विंडो में होगा, अभी बिल्कुल भी नहीं होगा या फाइनल स्ट्रेच में, क्योंकि रोमा के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ऐसे में अल नसर को चाहते हुए भी पता नहीं, शायद से मेरे को ऐसा वाइब आ रही है कि वो एक अंडरग्राउंड कोच ही लेके आएंगे जो कि मेन स्ट्रीम में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रूडी गार्सिया का जो रिलेशन है वो कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट में चेंज होना लाजमी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी सीरियस बात की। तो भाई क्रिस्टोफर गाल्टर के, और यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले पास्ट सामने आ चुका है। अब देखो क्रिस्टोफर गाल्टर अभी ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में नहीं था, तो अब और भी आ गया होगा। मामला ये हो चुका है क्रिस्टोफर गाल्टर की पूरी फैमिली को इस समय पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है और लगभग 5000 कॉल और मैसेजेस गए हैं जहां पर क्रिस्टोफर गाल्टर और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब पूरा मामला ना, जितना एक्चुअली में सारी चीजें सीरियस है, मामला भी उतना ही सीरियस है। अब देखो ये बात थोड़ी सी पीछे की है, जब PSG से पीछे ओजीसी नीस में थे, और इंटरेस्टिंग कनेक्शन ये है कि ओजीसी नीस के जो माई बाप हैं वो सर जिम रैटक्लिफ हैं और उनका भी इसमें थोड़ा सा रोल है। अब मामला यहाँ पर ये आता है कि जो वहाँ के टेक्निकल स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल थे, वो गाल्टर से भिड़ गए थे। और एक्चुअली में पूरा का पूरा मामला लीक तब हुआ जब उस, आई थिंक फ्रोनियर नाम है, उस फुटबॉल डायरेक्टर का एक ईमेल जो कि उन्होंने इनियोस को, अगेन सर जिम रैटक्लिफ की कंपनी है जो कि ओन करती है नीस को, उनको एक मेल लिखा था कि भैया गाल्टियर इस तरीके से रेसिज्म करता है अपनी टीम में। अब ये रेसिज्म को उन्होंने बहुत सब्जेक्टिव तरीके से बताया गया और एक्चुअली में रोमेन मोलिना ने इसको एक्सपोज किया। अब यहाँ पर इस मेल में उन्होंने ये चीज लिखी थी कि भैया जब क्रिस्टोफर गाल्टियर की हम बात करें, जब गाल्टियर ओजीसी नीस के मैनेजर थे, तो तमाम इंसिडेंट में उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि उनको जो नीस के प्लेयर्स हैं वहां पर ब्लैक और मुस्लिम प्लेयर्स अलाउड नहीं चाहिए इतने क्वांटिटी में। उन्होंने ये चीज बताया भी, क्रिस्टोफर गाल्टियर ने बहुत इंसिडेंट पे कहा भी है कि जिस टीम में और जिस शहर में वो टीम है वहां पर मुस्लिम्स और ब्लैक का होना अच्छी बात नहीं है। और ये इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि एक्चुअली में इसका जो अभी हम यहाँ पर इंडिया में हैं, हम इसको हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फ्रांस में तुमको पता है ऑलरेडी बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में ये चीज़ और भी ज़्यादा, वो भी मुस्लिम्स और रमदान, जब अब तुमको पता है हाल ही में लीग 1 में और भी पंगे हुए थे, उस मामले में ये और आग लगाता है। और इसके चलते यहाँ पर एक्चुअली में अब PSG का पता है क्या है, PSG इस चीज को इस तरीके से देख रही है कि यहाँ पर देखो, एक तो पहली चीज ये है कि PSG आप ये समझ सकते हो कि बहाना चाहिए सैक करने का। खैर ऐसा तो नहीं है, नहीं कि वो डरते हो, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि PSG इस समय ये मान के चल रही है कि यहाँ पर ये जो कांड हुआ है ना, ये PSG से पहले हुआ है, तो PSG का इसमें कोई लेना देना है नहीं। PSG में आने से पहले इसने कांड किया है। उसके साथ ही यहाँ पर नसीर अल खिलाफी ने उस मेल के पीछे की सच्चाई निकलवाई है, वो लेटर जितना भी सब है, और भाई यहाँ पर हो सकता है कि वो उसको सैक भी कर दे अंटिल जब तक उसका कोई रिप्लेस, क्योंकि देखो यार असल में बात है कि PSG पे कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, और ये इसलिए कहीं ना कहीं गाल्टर से लटके हुए हैं। असल में अगर होता तो हो जाता, कोई अब तक तो सैक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर किलियन एम्बापे के इंटरव्यू की, तो एम्बापे ने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ कही है कि भैया देखो, मैंने राउंड ऑफ 16 खेल लिया, मैंने फाइनल खेल लिया, मैंने सेमीफाइनल खेल लिया, मैंने क्वार्टर फाइनल खेल लिया, लेकिन PSG के साथ मैंने एक चीज अभी तक नहीं करी और वो है चैंपियन लीग जीतना। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं चैंपियन लीग में कॉन्ट्रैक्ट में हूँ PSG के साथ, तो मैं चैंपियन लीग PSG के साथ ही जीतना प्रेफर करूंगा। एंड अगेन इस सारे पंगों में मेरे को आज एक नई की टर्म याद आई है, जहां पर मेरे को लगता है कि 2023 के समर ट्रांसफर विंडो में एम्बापे टू रियल मैड्रिड कैन नॉट हैपन
और वो है ओलंपिक्स। अब ओलंपिक्स 2024 में पेरिस में ही होंगे और ऐसे में अगर हम ये मान सकते हैं कि कतर जब वर्ल्ड कप होने आ रहा था तो PSG अफोर्ड नहीं कर सकती थी मेसी को जाना, तो शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो यही होगा कि एम्बापे यानी कि फ्रांस का सबसे बड़ा फेस यहाँ पर ओलंपिक्स तक तो एटलीस्ट रहे। इसका क्या मतलब ये है कि वो ओलंपिक्स 2024 खेलेगा। खैर किलियन एम्बापे ने इसके रिगार्डिंग ये कंफर्म किया है कि देखो 2024 में मैं खेलना चाहूंगा ओलंपिक, बिल्कुल खेलना चाहूंगा, लेकिन अभी क्या है कि तुमको पता है जो ओलंपिक्स होता है वो फुटबॉल कैलेंडर का पार्ट नहीं होता, यानी कि फीफा को और यूएफा को इससे कोई मतलब नहीं है कि ओलंपिक्स की तारीख क्या है। उसको इससे मतलब है कि यहाँ पर यूरो 2024 होंगे, उसके बाद चैंपियंस लीग और डोमेस्टिक कैंपेन है और उसमें कैलेंडर के बीच में एम्बापे को कैसे स्पेस मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि एम्बापे ने यह भी कंफर्म किया है कि वो जरूरी नहीं है कि शायद से पेरिस में ओलंपिक खेले ही खेले, वो इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे अगर यहाँ पर कैलेंडर उनको इजाजत नहीं देता है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी बार्सिलोना की, अब देखो बार्सिलोना और गावी के बीच में मामला हो भी ना कुछ, लेकिन इस समय मीडिया ने इतना हलवा बना रखा है कि यहां पर इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड ऑफ है नहीं, बनाया गया है। वो जो स्टैंड ऑफ शायद से लालिगा क्रिएट कर रहा है, उसके चलते चेल्सी यहां पर बहुत एग्रेसिवली पुश कर सकती है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए एक वन साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि एक तबका, एक कैंप, एक सेक्शन जर्नलिस्ट का या फिर रिपोर्ट्स का मैं पढ़ रहा हूं, वो ये मानते हैं कि गावी बार्सिलोना से नाखुश है, जो कि नहीं है। देखो गावी, पेड्री ये यंगस्टर्स हैं। इस समय मैं तुमको है जो कि बार्सिलोना का अल्ट्रा विन है, मैं तुमको बता देता हूं कि बार्सिलोना में अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि अपने मैनेजमेंट से खुश नहीं है। हर प्लेयर सेटिस्फाइड है अपने अपने तरीकों से और यहां पर मेरे को कोई भी रीजन नहीं लगता कि गावी को कोई दिक्कत होगी या फिर गावी 2 बार भी सोचेगा बार्सिलोना को छोड़ने में। हाँ, अल्टीमेटली मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ कि बार्सिलोना यहाँ पर इसको प्रायोरिटी पे रख रही है क्योंकि उनको पता है कि इन फुटबॉल नेवर से नेवर। हाँ, अंसु फाटी को लेके मामला थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, अंसु फाटी मैं कह सकता हूँ, लेकिन उस पर भी अब ये है कि जॉर्ज मेंडेस ऑफर किसका और कितने का लेके आएगा ये सबसे बड़ा डिपेंडेंट है। लेकिन इसके साथ अगर इधर उधर की बात करें तो भैया विल्फ्रिड ज़ाहा जो क्रिस्टल पैलेस के यहाँ पर विंगर हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो रहा है भाई, उनको अल नसर से ऑफर मिल सकता है, अल नसर, अल हिलाल, और ऐसे में उनको 5 मिलियन की सैलरी चाहिए और उसके ऊपर से उनको अच्छा खासा साइनिंग ऑन बोनस चाहिए। इस पे आर्सेनल भी टैब्स रख रही है, लेकिन ये डिपेंड्स कि भाई यहाँ पर जो सैलरी और जो डिमांड है विल्फ्रिड ज़ाहा की वो कितनी है। देखो ज़ाहा अभी भी काफ़ी सही है और खैर ज़ाहा ने कहा भी है कि वो क्रिस्टल पैलेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने में ज़्यादा बुरा मानेगा भी नहीं। तो ये अभी आज की अपडेट्स हैं, थोड़ी सी ऐसी नहीं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट्स कहूँगा मैं आज के टाइम पे, आज के इस एपिसोड में। अगर आपको पसंद आई तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड।